गणित की तैयारी के 6वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 6वां अंक है ये, मतलब 6वीं वीडियो है जिसपे हम गणित की तैयारी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इन दिनों चल रही परीक्षाओं की तैयारियों में हम आपके साथ हैं और उसी क्रम में मैथ्स से रिलेटेड जो पीछे बीते हुए सालों में प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर आधारित या तो प्रश्न वही हैं या फिर प्रश्न उसके जैसे हैं या ऐसे प्रश्न जिनके आने की संभावनाएं हैं, ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। इसके पहले आपने हमारे 5 वीडियोस देखे होंगे, ये इसी सीरीज़ की 6वीं वीडियो है। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। आपको बताना है त्रिभुज किस प्रकार का है, त्रिभुज का प्रकार बताना है, टाइप ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है। 3, 4 इस पे ऑप्शन है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज और चौथा है समकोण त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज होता तो तीनों भुजाएं बराबर होती, इसलिए पहला ऑप्शन आपका वैसे ही खत्म हो गया। समद्विबाहु होता तो 2 भुजाएं बराबर होती, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब 2 ऑप्शन रह जाते हैं जो कोण के आधार पर नामकरण किए गए, अधिक कोण और समकोण। तो हमको त्रिभुज का कोई कोण पता होगा तभी हम इस आधार पर आगे इसका डिसीजन कर पाएंगे। तो उसके लिए आप भुजाओं की मदद लीजिए। भुजाओं की मदद लेंगे तो एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, एक भुजा 13 है। अगर मैं इस पर समकोण त्रिभुज होने का चेक करूं तो इसके लिए मुझे पाइथागोरस का प्रमेय इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि पाइथागोरस का एक प्रमेय है। उस प्रमेय में पाइथागोरस ये कहते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बाकी 2 भुजाएं मतलब आप उसको लंब आधार जैसा भी सोचे कर सकते हैं। तो 13 सबसे बड़ी भुजा है, मैंने उसको कर्ण मान लिया है, वो 169 देगा जब वर्ग करूंगा तो। 5 का होगा 25, 12 का होगा 144, तो दोनों को जोड़ दूं तो 169 हो जाएगा। ये इस 169 के बराबर है। इसका मतलब ये भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो जो ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ इस तरह का राइट ट्रायंगल होगा। ये 13 होगा, ये हो सकता है 5 हो, 12 हो, इधर उधर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बॉक्स पे 6 कप आते हैं, हमारे पास 16 बॉक्स हैं। यदि हमें इन सभी बॉक्सों के कप निकालकर 6 कप वाले बॉक्स पे रखना है तो कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। क्लास 4, 5 के बच्चे भी इसको आसानी से कर लेंगे अगर उनको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो तो। एक बॉक्स पे 6 कप आते हैं, हमारे पास 16 बॉक्स है, तो 6 कप एक बॉक्स में, तो 16 बॉक्स में हो गए 16 छक्के 96 कप। 96 कप्स हैं आपके पास। अब इनको निकाल के ऐसे बॉक्स पे रखना है जिसमें 4 कप आते हैं, तो सीधी सी बात है 96 को आपको 4 से भाग देना है। 4 दूनी 8, फिर बचा 1, 4 चौक 16। तो ऐसे 24 बॉक्सेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस तरह का सेटअप करना चाहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सोचिए इस प्रश्न को अगर मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स के उनको किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेम कर दिया जाता है। और स्टूडेंट जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन में ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, जो बड़े बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा आपको सलाह होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा फोकस रखें। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऑपरेशनल बेस्ड हैं वो भी। अगला सवाल है, 2 संख्याएं हैं, इनका अंतर 42 है, गुणनफल योग 42 है सॉरी, और गुणनफल 437 है। संख्याओं का निरपेक्ष अंतर बताना है। जब निरपेक्ष अंतर की बात वो कर रहा है तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके बात को करना है। ये प्रश्न थोड़ा लंबा बन सकता है और जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि कुछ एक आइडेंटिटी का भी यूज़ हमको इसमें करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से बना पाएँ। मैंने 3 आइडेंटिटी बार बार आपको कहा है, आप उसको याद रखिएगा। एक तो है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये 2ab कोई एक्स्ट्रा नहीं होता। जब हम इसको a + b को a + b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ab 2 बार जो आता है उसी को जोड़ दिया जाता है और 2ab लिखा जाता है। इसके बाद हम a - b होल स्क्वायर की बात करें
तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो वो हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं जो बार बार आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए अब इनमें से एक फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। दो संख्याओं का योग 42 है और उनका गुणनफल 432 है। मैंने पहला वाला आइडेंटिटी यूज़ किया, योग 42 है तो a प्लस बी की जगह मैंने 42 लिख दिया। मुझे ए स्क्वायर नहीं पता, मुझे बी स्क्वायर नहीं पता, मुझे 2 पता है और ए बी मतलब गुणनफल पता है 437। तो 42 का जब मैं वर्ग करूंगा तो 42 इंटू 42 करने से ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 4 चौक 16, 1 17, 1764 आएगा इसका स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब 2 और 437 का अगर मैं गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 874। 37 का 74, 2 का 2 चौक 8। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे देगी 1764 माइनस 874। माइनस करूंगा तो ये मुझे देगा 1764 है और ये 874 है। इनको माइनस करिएगा तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और ये 16 जो है वो 15 हो जाएगा। 15 में 7 तो नहीं, ये 4 4 0 ठीक, 16 में 7 9 आएगा और ये आ जाएगा 8, 890 आ रहा है ये। अब ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, लेकिन मुझे निरपेक्ष अंतर निकालना है। मतलब अगर ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं अब लिखता हूँ a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने लाई है 890 माइनस 2ab की वैल्यू अभी हमने यूज़ किया है 874, ये हो गया। माइनस करूँगा तो ये 74 है, 90 आ जाएगा 16। तो a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो a माइनस बी की वैल्यू 4 होगी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ये एक बार और आपको आसान सा सवाल मिल गया है। a/3 b/4 c/7 आपस में इक्वल हैं, आपको इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको मैं सीधा सीधा ले लूँ, a को मैंने 3 ले लिया, b को मैंने 4 ले लिया और c को मैंने 7 ले लिया, तो a, b और c की जो वैल्यू आएगी 3 और 4 7, 7 और 7 14 हो जाएगा। लेकिन मुझे तो वैल्यू चाहिए वो a प्लस बी प्लस सी अपान सी की चाहिए। इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 14 है और c की वैल्यू हमने 7 मानी है, कैंसिल कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप के वे लगा के उसको और मत बढ़ाइए, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। कुछ आम 16, 40, 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को बराबर बराबर आम मिले। यदि कोई भी आम शेष नहीं बचे तो आमों की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन एलसीएम का है। 3 अंक हैं आपके पास, 16, 40 और 70, इनका एलसीएम निकालना है। एक तो ये तरीका, मैं 2 तरीके से आपको आज एलसीएम सिखा देता हूँ ताकि आपको दोनों तरीके अच्छे से हो जाएं और आपको जो आसान लगे उस तरीक़ों को आप फॉलो करें। एक तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तीनों अंकों को हमने एक साथ लिया और तीनों अंकों में से ये 2 अंक में 0 दिख रहा है, लास्ट में यहाँ पे 6 दिख रहा है, 2 से डिविजिबल है। 2 अट्ठे 16, 2 20 और ये 2 35। इस तरह से कट गया। फिर ये 2 से कटेंगे ये दोनों, तो इनको दोनों से काट दो 2 से, 2 चौक 8, 2 दाम 20 और यहाँ 35 आ गया। फिर ये कट सकते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 35। अब ये दोनों 5 से कैंसिल होंगे, तो 5 से काट दीजिए, 5 से कम 5 सत्ते। अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2 ले लेंगे और फिर 7 ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दाम 80 समझ लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूनी 80 और 80 सत्ते 560। ये एक तरीका है आपका एलसीएम निकालने का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने आपको बताया जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं स्कूली एजुकेशन में, बच्चे इसी मेथड को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। दूसरा मेथड आप ये देखिए, अगर मैं 16 को गुणनखंड कर दूँ 16 का अकेले, तो 2 अट्ठे 2 चौक 2 दूनी 2 एकम। अगर 40 का अकेले गुणनखंड करूँ 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। 70 का गुणनखंड करूँ मैं तो 2 से 35 बार, 5 से 7 बार और 7 से 1 बार।
यहाँ 2 की घात है 4, यहाँ है 2 की घात 3 और 5, और यहाँ सब अलग अलग है। इनमें 3 प्राइम नंबर आपके पास हैं, 2 है, 5 है और 7 है। 2 का सबसे बड़ा घात 4 है, तो आप इसको लिख लो 2 की घात 4 गुणित। अब ये 2 की घात 3 और 2 को हटा दो, आप इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्राइम नंबर है 5, वहाँ की घात 1, यहाँ भी 5 की घात 1 है, तो एक ही बार लेना है। फिर एक और प्राइम नंबर है 7, वो अकेला है, तो उसको ले लेना है। तो अब आपका आ जाता है 2 5 7 35 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणित 35, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 560। तो आप चाहे जिस मेथड से जाएं, आपका एलसीएम वही आने वाला है जो मैंने आपको करके दिखाया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 15-11 है, उनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो बताइए संख्याएं क्या है। मतलब ये संख्याएं 15x और 11x हैं और इनका महत्तम जो है वो 13 है, तो आप x को 13 मान लो, 15 गुणित 13 कर लो और 11 गुणित 13 कर लो। आपका सवाल का जवाब यहीं पे छुपा हुआ है। तो आपका आंसर क्या आ सकता है? 15 तिया 45 हासिल 4, 15 कम 15 4 19, 195 यहाँ आया और ये आएगा 143। तो ये आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन में। संख्याएं हैं उनका अनुपात 15-11 है और महत्तम आपका 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एलसीएम का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी मतलब आप समझ लीजिए एलसीएम का ही मामला है। 11 हटा दें तो शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो आप कुछ मत करें, इस 11 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लें। अब की बार मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो दूसरा मेथड मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ था। तो 14 को फैक्टराइज करूँगा तो सिंपल सा 2 गुणित 7 आ जाएगा। अगर 15 का करता हूँ तो 3 गुणित 5 आ जाएगा। 21 का करता हूँ तो 3 गुणित 7 आ जाएगा। 32 का करता हूँ तो ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, सीधा सीधा 2 की घात 5 हुआ ये। 60 को अगर मैं करता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब मैंने पिछली बार जो लघुत्तम निकाला था उसमें क्या किया था, जो संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं मेरे पास उनमें एक एक करके उसको एनालाइज किया। जैसे 2 जो है वो 2 की घात सबसे बड़ी आई है 5, तो मैंने 2 की घात 5 एक बार लिख दिया। अब जब ये 2 की घात 5 एक बार मैंने लिख दिया तो फिर आगे इन 2 जितने बार भी आया हो इनका कोई काम नहीं है। अब ये मामला इसका पूरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है 3। 3 यहाँ एक बार आया है, यहाँ भी एक ही बार आया, यहाँ भी एक ही बार है, मतलब 3 का सबसे बड़ा पावर 1 है। तो अब 3 का मामला एक बार लिख देने से सारी जगहों से हट गया। 5 भी उसी तरह है, एक बार यहाँ आया है, एक बार ही यहाँ आया है, तो एक बार 5 को भी लिख दो। वही मामला 7 का भी है, 5 भी खत्म हो गया, 7 का भी वैसे ही मामला है, तो 7 को भी उसी तरह से लिख दो। अब इनको गुणा करना है। गुणा करते समय भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ये कुछ ट्रिक्स होते हैं मैथ्स में, आप अगर उनको पकड़ेंगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान होते चलेगा। देखिए अलग अलग गुणा मत करिए आप। ये 3 और 7 का तो 21 होता है, आपको पता ही है। तो 3 और 7 का आपने कर दिया 21, ठीक है। अब ये 5 है, 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 में से मैंने 2 की घात 4 को अलग किया, 1 2 को छोड़ दिया और ये इस तरह से कर दिया है। तो 2 पंचे हुआ 10 और 10 और 21 का गुणा करूंगा तो आसान होगा मेरे लिए 210। अब 2 की घात 4 जो है 16 हुआ, 16 और 210। तो यहाँ पर गुणा करना थोड़ा आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आप सबको अलग अलग ले फिर उनका गुणा करें। तो 16 एकम 16 हो जाएगा यहाँ पे और 1 बच जाएगा, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा। तो ये लघुत्तम आया है 3360। लेकिन ये कहता है उसमें 11 हटा दें, मतलब आप इसमें अगर 11 जोड़ दें तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 और 1 7, 3 और 3 33 71। क्योंकि इस संख्या में से 11 हटाने पर इसका लघुत्तम मिलेगा, मतलब वो पूरा विभाजित हो जाएगा। पूरा विभाजित होने का मतलब ही यही है कि वो उसका एलसीएम है। उस एलसीएम में अगर आपने 11 जोड़ के पहले से रख दिया है तो नहीं जाएगा वो पूरा भाग, उस 11 को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जो आपका एलसीएम आया है उसी में आप 11 को ऐड कर दें, ये मेरा कहने का मतलब है। एक बहुत बढ़िया और आसान सवाल है, लेकिन ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे ध्यान से तो आपको बात समझ में आएगी। दो संख्याओं का महत्तम
8 है, HCF उसका 8 है। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखिए आप कि जो संख्या आपको नीचे दी गई है उनमें क्या खास बात नज़र आ रही है। 24 है, 48 है, 56 है और 60 है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लघुत्तम नहीं हो सकता। उसका बहुत सिंपल सा एक रूल है। आप अगर उसको मैथ्स वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ पाएंगे, लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो समझ लें कि लघुत्तम जो होता है वो हमेशा महत्तम का यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। कोई ना कोई टाइम वो उसको डिवाइड करता है। तो अगर मैं 8 से दिए गए चारों नंबर को डिवाइड करूं यानी मल्टीपल चेक करूं तो 24 तो 8 से 3 बार जा रहा है, 48 जा रहा है 8 से 6 बार और 56 जा रहा है 8 से 7 बार, लेकिन 60 ऐसा है जिसमें 8 का डिवीज़न पूरा नहीं होगा, रिमाइंडर इसमें बाकी रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 60 आपका आंसर होगा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है ओरली कि एलसीएम एचसीएफ जो होता है और एलसीएम जो होता है, HCF is a multiple of LCM is a multiple of HCF। ये हमेशा ध्यान रखिए, इसमें नहीं है इसलिए उसका उत्तर नहीं होगा। फिर से एक बार इस वीडियो में भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ ही गया। मैं देख रहा हूँ कि हर बार एक न एक ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। संख्याओं का लसा 63 मासन 9 है, संख्या 27 है। तो अज्ञात संख्या यानी कि दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो LCM आपका 63 है, HCF 9 है, नंबर 1 27 है, नंबर 2 मुझे नहीं पता है। सिंपल सा डिवीज़न का काम करना है आपको। ऐसा ले आओ नीचे, N2 यहाँ रह जाएगा। 9 तिया होता है 27 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 1, 3 एकम 3। तो नंबर 2 जो होगा वो हो जाएगा 21। कहीं दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन घंटी बजने वाला क्वेश्चन है। घंटी बजने वाला क्वेश्चन हो या आप देखिए सिग्नल वाला क्वेश्चन हो, तो ये सारे क्वेश्चन या दौड़ वाला कोई क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एलसीएम पर ही बेस्ड होते हैं। एलसीएम का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है, तो बहुत ज़्यादा आप में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन का टाइप आप ज़रूर थोड़ा आइडेंटिफाई कर लें। 3 घंटे 2, 3 और 5 4 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि 11:37 पे बजी गए घंटियाँ एक साथ, तो फिर कब अगली बार बजेंगी। तो आप इनका एलसीएम निकाल लें 2, 3 और 4 का। 2, 3 और 4 इनका एलसीएम निकालता हूँ मैं। 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ फिर से 2 ले लो भाई आप, और यहाँ 3 ले लो। तो 2 दूनी 4 दिया 12। आपको 12 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ बजती सुनाई देंगी। अभी बजी हैं 11:37 पे, आप उसमें 12 मिनट और जोड़ दीजिए तो 7 और 2 9, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 11:49 उस टाइम होगा जब ये घंटियाँ फिर से एक बार एक साथ बजेंगी। ऑप्शन डी में दिया है 11:49, यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी एक और वीडियो जिसमें हमने मैथमेटिक्स के कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस लिए थे। कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर हमने नहीं लिया है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं, या तो वो व्यापम में पूछे गए हैं, या वो सीजी टेट में पूछे गए हैं, या टीचर्स भर्ती में पूछे गए हैं, या CGPSC में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए, या फिर उन्हीं के जैसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया है तो उसी के जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करके हमने एक सीरीज़ बनाई है। उस सीरीज़ का ये 6वां वीडियो था जिसमें हमने आज करीब 10-12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे और डिस्कशन हमारा जारी रहेगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।